अशोक के अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो अभिलेख हो गया मतलब जहां लिखा गया हो, और अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अभिलेख 3 प्रकार के हैं। तो कौन कौन है 3 प्रकार का अभिलेख इसमें आता है? एक का नाम है कौन सा? उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। एक होता है, या शिलालेख बोल सकते हैं, या स्तंभ लेख। शिलालेख पहला नंबर पर आएगा, शिलालेख। और इसकी अगर हम लोग संख्या की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या कितना है? 14। शिलालेख का मतलब क्या होता है? शिलालेख का मतलब चट्टानों पर लिखना, पत्थरों पर लिखना कहलाता है शिलालेख। जिसकी संख्या कितनी बताई गई है? तो इसकी संख्या 14 बताई गई है, शिलालेख। उसके बाद दूसरा नाम बताएंगे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख मतलब क्या हुआ? पिलर पर लिखना। इसकी संख्या कितनी है? 7। इसकी संख्या 7 बताई गई है ना? इसकी संख्या 7। तो स्तंभ लेख की संख्या 7 बताई गई है और शिलालेख की संख्या 14। ठीक है ना, ये बताया गया। उसके बाद तीसरा की जब हम बात करते हैं तो तीसरा क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब क्या होता है जी? गुफा लेख सर, गुफा में, जो बिल्कुल। गुफा के अंदर में गुफा लिखा में, है। हाँ, जो गुफाओं में लिखा होता है, गुफा के दीवारों में लिखा होता है, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग गुहा लेख। तो इसकी भी संख्या में बताया गया है कि इसकी संख्या लगभग 4 हुआ करता था। 4 को मिलेगा, जो बिहार में चारों का चारों गुफा लेख है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टोटल हम लोग पढ़ते हैं अशोक के अभिलेख को। अशोक के अभिलेख टोटल 14 हो गया, स्तंभ लेख हो गया 7, और शिलालेख हो गया 14। अब इन सबको एक एक करके जानेंगे कहां पर है और उन अभिलेखों से क्या प्राप्त होती है, अशोक के बारे में क्या जानकारी मिलती है, वो लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक एक करके जानिए। जिसमें सबसे पहले हम लोग आएंगे अशोक के शिलालेख। कितनी संख्या है इसका? इसकी संख्या 14। अशोक की अशोक के शिलालेख। तो अशोक के शिलालेख का मतलब क्या हो गया? अशोक के शिलालेख में आएंगे तो पहला चीज क्या आता है? इसका 14 है, इसमें नंबर देंगे। इसमें पहला वाला बात करेंगे। ठीक है, अशोक का पहला शिलालेख। तो बताइए अशोक का पहला शिलालेख में क्या बताया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, अशोक का पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा, यानी कि जानवरों को नहीं मारना है। ठीक है, इसमें बुराई किया गया है पशु बलि के बारे में। तथा सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, इसमें कहा गया है। तथा सभी मनुष्य क्या है? मेरे बच्चे हैं। अशोक के पहला शिलालेख में क्या बोला गया है? पहला शिलालेख में बताया गया है कि क्या बोला गया? पशु बलि निंदा की गई है, यानी कि जानवरों को नहीं मारना, जानवरों के मारने पर बुराइयां की गई है। और दूसरा कहा गया कि जितने भी मनुष्य हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। तो ये अशोक के पहला शिलालेख में पाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइए दूसरा, अशोक का दूसरा दूसरा शिलालेख। ये क्या बताता है? तो अशोक के दूसरा शिलालेख में बताया गया मनुष्य एवं पशु दोनों चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि इसमें मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का जिक्र किया गया था। इसमें सिंपल सा ध्यान रखिए, चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। ठीक है ना, चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। तो चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख कहा गया किसमें? अशोक के दूसरा शिलालेख में।
ठीक है, अशोक के दूसरा शिलालेख में, मतलब और किसके लिए, तो मनुष्य और पशु दोनों के लिए। मनुष्य और पशु दोनों के लिए क्या बताया गया इसमें, चिकित्सा व्यवस्था, यानी कि इलाज कैसे किया जाएगा, कहाँ होगा, क्या करेगा, ये सारा चीज के बारे में जानकारी मिलती है अशोक के दूसरा शिलालेख में। ठीक है, उसके बाद आइए तीसरा, ये सब लिखते जाइएगा। अशोक के तीसरा अभिलेख में क्या बताया गया है, तो कुछ धार्मिक नीतियों का उल्लेख है। धार्मिक नीतियों का उल्लेख, इसका क्या मतलब हुआ, धर्म से संबंधित क्या क्या नियम कानून थे, उसके नियमों का उल्लेख किया गया है किसमें, तो उसको नाम दिया गया तीसरा अभिलेख में। ठीक है जी, इसमें। उसके बाद चौथा, ये चौथा शिलालेख में क्या बताया गया, धम्म घोष। ठीक है, धम्म घोष का घोषणा किया गया है। धम्म घोष क्या था जी, अशोक के शासनकाल में धम्म घोष क्या है बताइए। एक नए प्रकार का धर्म था जो जैन धर्म बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित था, और उसकी अपनी नीति थी, मतलब अशोक का धर्म जिसको कह सकते हैं हम। उसमें वो अपना नियम कानून, अपना एक नए, जैसे उसका था ना, जैसे अकबर का था दीन इलाही, उसी प्रकार अशोक का एक धर्म था जो उसमें वो मतलब अपना ये हो अहिंसा गया का प्रचार। रूल्स, रूल्स जानिए। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म में आप पढ़ते होंगे अलग अलग धर्म अलग अलग घोष के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से अशोक के शासन काल में धम्म घोष हुआ करता था। ये रूल्स होता था अकबर का कि किसी भी प्रकार, जैसे मान लीजिए कि आप उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा अशोक के शासन काल से इसकी कर व्यवस्था क्या थी, अशोक के शासन काल में कर व्यवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं, 1/10 टैक्स लिया करता था ये। ठीक है, 1/10 टैक्स, मतलब, और उसको अगर नहीं कोई दे पाता था तो मृत्यु दंड दी जाती थी। मृत्यु दंड, टैक्स अगर चोरी कोई कर लेता था ना तो उस वक्त मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो इस तरह का व्यवस्था था उसके यहाँ। धर्म मतलब धर्म घोष एक प्रकार का उसका रूल्स हो गया, नियम कानून हो गया, जो उसका धर्म से नियम संबंधित हो या फिर उसके साम्राज्य में साम्राज्य शासन करने का नियम कानून हो, उसको नाम दिया गया है धर्म घोष। तो चौथा में उसके नियम को वर्णन किया गया है। उसके बाद आइए पांचवा, पांचवा शिलालेख में क्या बताया गया है, धर्म धर्म महापौत्र की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलता है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति, मतलब क्या हुआ, धर्म से संबंधित जितने भी बड़े बड़े लोग हुआ करते थे उन सब की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा, क्या करना है, वो चीज को दिया गया किसमें, तो वो बताया गया अशोक के पांचवा शिलालेख में। देखिए ध्यान रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, कुछ कुछ आपको शिलालेख ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जिसमें से ऊपर का 2 को एकदम याद कर लीजिए, 2 को या 3 को, ऊपर से 3 को एकदम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, तो पहला, दूसरा और तीसरा। क्या क्या बताया गया, पशु बलि निंदा एवं सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये अशोक के पहला शिलालेख में बताया गया। अशोक के पहला शिलालेख में क्या बताया गया, पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दूसरा में चिकित्सा के बारे में बताया गया, मनुष्य और पशु दोनों की व्यवस्था की गई है। तीसरा में धार्मिक नीतियों नियमों का उल्लेख किया गया है। अशोक के शासनकाल में धर्म से संबंधित क्या नियम कानून था, रूल्स था, जो नीतियां थी, वो सबका जिक्र किया गया तीसरा में। ठीक है, इस तरह से करके ध्यान रखिएगा। चौथा हो गया, पांचवा हो गया इधर से। उसके बाद नेक्स्ट है ये छठा, और छठा भी क्या है, छठा शिलालेख क्या बताता है, इसमें बताता है आत्मनियंत्रण को शिक्षा दी गई, आत्मनियंत्रण का शिक्षा दिया गया। मतलब क्या हुआ जी, आत्मनियंत्रण का मतलब हो गया कि भाई अपने आप पे कंट्रोल,
अपने आप पे कैसे कंट्रोल करोगे, इसकी शिक्षा दी गई है किसमें? तो अशोक के 7वां शिलालेख में। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, 7वां के छठा के बाद छठा में दिया गया ये आत्मनियंत्रण का शिक्षा। 7वां और 8वां दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 7वां और 8वां शिलालेख क्या बताता है? तो अशोक की तीर्थ यात्रा के बारे में जानकारी दी गई है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तीर्थ यात्रा का वर्णन, यानी कि अशोक कहाँ तीर्थ यात्रा के लिए जाया करता था, कहाँ कहाँ गया था, ये सारी जानकारी मिलती है 7वें और 8वें तीर्थ यात्रा अशोक लेखा शिलालेख में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला आपको याद कर लेना है 1 से 3 तक कंटिन्यू, उसके बाद 7वां और 8वां याद करिए। तो 7वां 8वां बताइए क्या बताया गया, पहला से बताइए, पहला में क्या है? पहला शिलालेख में बताया गया सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा में मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा का व्यवस्था किया गया है। तीसरा में धार्मिक नीतियों का उल्लेख है, नियमों का उल्लेख है। तो एकदम कंटिन्यू याद कर लेना, पहला में क्या बोला गया? पहला में अशोक ने कहा कि पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये पहला शिलालेख में बताया गया। दूसरा शिलालेख में क्या बताया गया? चिकित्सा का व्यवस्था किया, किसके लिए? तो पशु और मनुष्य दोनों के लिए, आई हॉस्पिटल वगैरह रहेगा, इलाज वगैरह कराया जाएगा, उस तरह का व्यवस्था। तीसरा में धार्मिक नीतियों का हो गया। उसके बाद बीच में चौथा, पांचवा, छठा दिमाग मत लगाइए, उधर नहीं आता है। नेक्स्ट आइए 7वां और 8वां। 7वां 8वां शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। अशोक ने कहाँ कहाँ यात्रा किया, धार्मिक से धर्म से संबंधित, उसके बारे में इसको जानकारी दिया गया है। तो 8वां, 7वां और 8वां में तीर्थ यात्रा का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइए 9वां में। 9वां शिलालेख क्या बताता है? तो 9वां शिलालेख में क्या है? शिष्टाचार के बारे में वर्णन किया गया है। शिष्टाचार समझते हैं जी? शिष्टाचार का समझते हैं मतलब क्या होता है? शिष्टाचार का मतलब कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, किसके सामने क्या बात करना है, ये सब की जानकारी दी गई है शिष्टाचार में। यानी क्या आप कह सकते हैं, बिहेव करना, कैसे बिहेव करेंगे किसी के सामने, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, किस तरह से बात करना है, ये सारी जानकारी शिष्टाचार में, यानी कि अशोक के 9वां शिलालेख में। जैसे बड़ों को हम लोग कैसे संबोधित करते हैं, छोटा से कैसे बात करते हैं, महिलाओं से कैसे सम्मान करना होता है, ये सारी चीज की जानकारी कहां पर? ये शिष्टाचार का वर्णन किया गया है अशोक के 9वां शिलालेख में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइए अशोक के 10वां शिलालेख, यहां लिख रहे हैं 10वां में। 10वां में किसका जानकारी दिया गया है? तो 10वां शिलालेख में बताया गया है अशोक के अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में काम करते थे। अशोक का अधिकारी ठीक है, अशोक का आदेश, और आदेश क्या था? आदेश था कि अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में काम करें। अधिकारी प्रजा के हित में काम करे, इसके जिक्र की गई है। मतलब अशोक के 10वां शिलालेख में अशोक का आदेश के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डर, क्या ऑर्डर दिया गया था इसके अधिकारी को, जिसके जो अशोक के दरबार में जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते थे, बड़े बड़े मंत्री लोग होते थे, उनको आदेश दिया जाता था कि भाई आप अपना काम जो करेंगे वो प्रजा के हित में काम करेंगे, कभी भी उसका बुराई नहीं चाहिएगा, कभी भी उसके बारे में मत उल्टा सीधा करिएगा। ये सब जानकारी मिलती है किसमें? अशोक के 10वां शिलालेख में। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट आइए 11वां। 11वां शिलालेख क्या है? टोटल 14 शिलालेख है, ध्यान रखिएगा। 11वां में क्या है? धम्म का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। धम्म यहां पर भी आ रहा है, धम्म वर्ड। ठीक है,
धम्म का उल्लेख। मतलब अशोक ने जितना भी स्तूप वगैरह बनवाया था, जितना भी उसने स्तूप बनवाया था, उन सब की जानकारी मिलती है 11वां में। बताया जाता है कि लगभग अशोक ने 84,000 से भी अधिक स्तूप का निर्माण करवाया था। 84,000 से भी, समझ लिया स्तूप। स्तूप समझते हैं जी, इस टाइप से बना होता है गोल, और बाहर बाहर साइड में पूरा इसको घेर के रखा जाता है, इस तरह से करके घिरा होता है ये, और बीच में इस तरह से गोल बना होता है स्तूप। इसमें एक छोटा सा रास्ता भी होता है, ठीक है, घुसने का। इस तरह से जो बना होता है चौराहा, एक दीवार की तरह चौरा, क्या बोल सकते हैं उसको, चार दीवारी, चार दीवारी की तरह बना होता है ये स्तूप। इसी के बारे में, धम्म के बारे में जानकारी मिलती है किसमें, तो अशोक के 11वां शिलालेख में। ध्यान रखिएगा, अशोक के 11वां शिलालेख में धम्म का उल्लेख है। उसके बाद ध्यान दीजिए 12वां में किसका वर्णन है। 12वां में बताया गया है स्त्री महापात्रों का, महामात्रों की नियुक्ति। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर भी कहीं लिखे थे, क्या लिखे थे, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी कि धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। और यहाँ पर स्त्री महामात्रों की नियुक्ति हो रही है, मतलब महिला होगी उसमें, उसका भी काम होगा धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन इस जगह पर कौन होगी, तो वो होगी महिलाएं। तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है 12वां शिलालेख में। उसके बाद नेक्स्ट आइए 13वां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा हुआ है 13वां। 13वां में कहा गया है कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन। कलिंग युद्ध याद रखिए, कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कब हुआ था, ठीक है, सही लिखे कि गलत लिखे, जल्दी बताइए। कलिंग युद्ध सही है कि गलत है, सही है, 261 BC। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा में। अशोक ने आक्रमण किया था अपने शासन काल के 8 साल के बाद, 261 में। और यहाँ पर राजा कौन था, राजा कौन था, सब ब्रैकेट में लिख लेना है, ये सब नहीं जिक्र है इसमें, ध्यान रखिएगा। 13वां शिलालेख में इन सब की जानकारी नहीं है, जानकारी है सिर्फ कलिंग युद्ध के बारे में। जानकारी हम एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं यहाँ पे। 261 बीसी में राजा कौन था, नंदराज। नंदराज को हरा करके पूरा जो कलिंग इलाका है, जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी, उस पूरे इलाका पर अशोक ने कब्जा कर लिया था। इसका मतलब क्या हो गया, कलिंग युद्ध बताया गया 261 बीसी में, इसका जिक्र है इसी में। और इसी युद्ध के बाद अशोक में बहुत जबरदस्त परिवर्तन होता है। अशोक में एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है, जिसकी भी जानकारी यहीं पर होता है। इसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन। और साथ साथ में एक और जानकारी दी हुई है इसमें, क्या, पड़ोसी राजाओं का वर्णन, ठीक है, एवं पड़ोसी राजाओं का वर्णन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां शिलालेख हमेशा ध्यान रखिएगा। अशोक के 14 शिलालेख में से शुरू में 3 तो याद करिए, 7वां और 8वां शिलालेख याद करिए, और उसके बाद ये वाला कभी कभी पूछा हुआ 11वां शिलालेख धम्म के बारे में। अशोक के धम्म के बारे में जानकारी किसमें दी गई है, तो वो है अशोक का 11वां शिलालेख। और उसके बाद लास्ट में 13वां शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, किसके साथ, तो कलिंग के राजा नंदराज के साथ। जिस युद्ध को जीतने के बाद अशोक के अंदर बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया। उसने बोला कि अब किसी को मारना काटना नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी की हत्या नहीं करना है। उसके बाद ये युद्ध लड़ना बंद कर देता है। कौन सा व्यक्ति, अशोक, कलिंग युद्ध के बाद। उसी को बोला गया हृदय परिवर्तन। उसके बाद जिस जिस इलाका पर जीता था, उन पड़ोसी राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ये कहलाती है
अशोक की 13वां शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 14 में से आपको 2 से 5 को याद कर लीजिए और काम बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइए 14th में 14वां शिलालेख क्या है जी? तो अशोक के 14वां शिलालेख के बारे में बताया गया है कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए इसमें बताई गई है, धार्मिक जीवन बिताने का आदेश, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर तो रिक्वेस्ट ही करेगा, क्योंकि धार्मिक जीवन तो जबरदस्ती किसी से नहीं किया करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर आदेश ना बोल करके आप बोल सकते हैं क्या करना, एक प्रकार का रिक्वेस्ट करना। तो ध्यान रखिए, धार्मिक जीवन बिताने का आदेश दिया किसमें? तो अशोक के 14वां शिलालेख में। ये भी कभी कभी पूछा हुआ है, ये भी मिल जाएगा। तो अशोक के 14वां शिलालेख में धार्मिक जीवन का आदेश बताया गया है कि धर्म से संबंधित, धर्म से जुड़ो। जैसे आपको बताए थे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो इस तरह से करके ये क्या बताया गया, धार्मिक जीवन बिताने का बारे में बताया जाता है, वर्णन। तो यहाँ पर आपको 4, इधर हो गया 3, एक यहाँ पर 7वां 8वां, और इधर हो गया 3, 14 में से टोटल कितना याद करने बोल रहे हैं? तो 3 3 6 और 1 7, 7 वो याद कर लीजिए, इतना से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप फिर से देखिए क्या क्या हम बता रहे हैं। अशोक के 14 शिलालेख में से पहला दूसरा तीसरा एकदम कंटिन्यू याद कर लीजिए, पहला दूसरा तीसरा। पहला में क्या बोला गया? पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। पहला में पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह पहला शिलालेख में। दूसरा शिलालेख में चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया, सिंपल सा एकदम वर्ड में याद रखो। पहला क्या हो गया? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, और कुछ बोल रहा था, बोलो। नहीं सर, वही बोल रहे थे कि दूसरा में साथ सर चिकित्सा व्यवस्था के बारे में, पशु और मनुष्य दोनों। देखो, पशु बलि की निंदा की गई है, पहला में पशु बलि की निंदा की गई है, मनुष्य जितने भी हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। दूसरा में चिकित्सा का व्यवस्था है, और तीसरा में धार्मिक नीतियां, ठीक है ना, कंटिन्यू एकदम याद कर लेना। धार्मिक नीतियां या कहीं नियम भी लिखेगा, एक ही है, ठीक है, धर्म से संबंधित नियम। तो ये सारी जानकारी किसमें दी गई है? तो ये पहला दूसरा तीसरा एकदम कंटिन्यू याद कर लीजिए। उसके बाद हम आपको 7वां और 8वां एक साथ बताएं। 7वां और 8वां में क्या बताए हैं? 7वां 8वां उल्लेख में क्या है? अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन। अशोक ने कहां कहां धर्म से संबंधित यात्रा किया, कहां कहां क्या क्या बनवाया, इन सारे चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक के 7वां और 8वां शिलालेख से, ठीक है, 7वां 8वां। उसके बाद 11वां बताएं। 11वां में क्या है? धर्म का उल्लेख, यानी कि अशोक ने स्तूप वगैरह का जो निर्माण करवाया उसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। कहा जाता है कि लगभग 84,000 से भी अधिक स्तूपों का निर्माण करवाया था। सोच लीजिए कितना ज्यादा स्तूप बनवाया होगा सब, ठीक है। उसके बाद 13वां तो सबसे ज्यादा एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, 13वां और पहला, ध्यान रखेगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में पहला वाला शिलालेख और 13वां शिलालेख, यही दो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। लेकिन आपको हम 7 बता रहे हैं, सातों का सातों रट जाइए यहाँ पे। उसके बाद 14वां में क्या बताया गया? धार्मिक जीवन बिताने के लिए लोगों को आग्रह किया जाता है, यहाँ आग्रह वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बिताने का आदेश या आग्रह, ठीक है। अशोक ने कहा कि भाई सब लोग कैसा जीवन व्यतीत करो, लड़ो झगड़ो मत, धार्मिक जीवन व्यतीत करो। ये सब जानकारी देता है कौन? तो अशोक के 14वां शिलालेख। याद हो जाएगा? कौन कैंडिडेट बिना देखे बोल देंगे? बिना देखे कोई? क्या बोल रहे हैं सर? पूरा अभिलेख शिलालेख वाला? नहीं, पूरा नहीं, 7 गो। पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद और कौन कौन? पहला दूसरा तीसरा, 7वां 8वां 11वां 13वां 14वां। बोल तो कोशिश कर सकते हैं, एकदम कोशिश करो। पहला में वही नर बलि का मतलब पशु बलि का विरोध, और कहा गया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। और दूसरा में चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है। तीसरा में उसकी धार्मिक नीति वगैरह जिसको बोल सकते हैं।
एकदम सही है। और उसके बाद कौन बोला सातवां था? आठवां, सातवां आठवां। सातवां में शायद कलिंग का युद्ध होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, 13वां था। एक मिनट रुकिए। धार्मिक यात्रा। धार्मिक यात्रा, हाँ। सातवां शिलालेख में धार्मिक यात्रा का वर्णन है। और 11वां में अशोक के धम्म का वर्णन। 11वां में अशोक के धम्म का वर्णन है और 13वां में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया, समय परिवर्तन के बारे में बताया गया, पड़ोसी राजाओं के बारे में बताया गया। और 14वां में बोला गया कि धार्मिक जीवन व्यतीत करो। लोगों को आग्रह किया गया कि हम धर्म परिवर्तन करके हम अपना धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, युद्ध वगैरह सब छोड़ दिए। और उसके बाद ये व्यक्ति के बारे में बोला गया कि इसने दूसरों को भी आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि आप ये व्यक्ति धार्मिक जीवन व्यतीत करें। पूजा आवाज मिल रहा तो है ये भी ना? तो सर धर्म से संबंधित होगा। हाँ, धर्म से संबंधित कह सकते हैं, लेकिन ये आग्रह किया गया दूसरों को। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। पूजा, मेरा आवाज नहीं मिल रहा है? ममता, सर आप क्लास ये टेस्ट पे करवा रहे हैं, हम कब से उधर ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, ज्वाइन भी नहीं किए, हम अब भी किए। काहे ऐसा काहे कर रही है? सर टेस्ट पे आप करवा रहे हैं ना, एंशिएंट पे नहीं हो रहा है। एंसेंट नहीं हो रहा है? नहीं। क्या बात कर रही है हाँ सर। माधुरी? क्लास नहीं हो रहा है? क्या सर? क्लास नहीं हो रहा है एंसेंट का? किसका सर? हो रहा है, इसका? हाँ वही तो। डेली तो होता है, बस 2 दिन नहीं हुआ, कल और परसों। अरे हम हाँ, वो वो तो नहीं टेस्ट। बोल रहे हैं, हम वो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, सर बोल रहे जैसे जिस पे टेस्ट होता है ना, उस पे आप क्लास ले रहे हैं, ऐसे एंशिएंट का एक अलग बना हुआ है ना, उस पे हमेशा क्लास आता था। हाँ, एंशिएंट वाला में तो हो रहा है। क्या? क्लासेस एंशिएंट वाला में हो रहा है और टेस्ट अलग में हो रहा है। लेकिन मेरा ज्वाइन सर टेस्ट वाला में हो, उसमें हो ही नहीं रहा। पता नहीं क्या है। फिर से एक बार बाहर निकल करके आईडी के डाल के देखना, फिर से हो सकता है ज्वाइन हो जाए ठीक है, दोबारा। ठीक है। मेरा भी ऐसा ही हो रहा है सर। हाँ, टेस्ट के लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिर से रिमूव करके फिर से उसको नंबर डाल करके देखिएगा। ठीक है, हो सकता है उसमें हो जाए। बाकी लोग तो सब लोग टेस्ट दे रहे हैं। अभी कुछ लोग कैंडिडेट लोग रमजान में फंसा हुआ है, वो लोग नहीं दे रहा है, बाकी सब देगा टेस्ट और सब तो दे ही रहा है। कंटिन्यू टेस्ट देना था और धीरे धीरे तो बढ़ा देंगे, इधर हम कंटिन्यू टेस्ट बढ़ा देंगे। अब 1-2 दिन के बाद पता चलेगा कि कंटिन्यू टेस्ट होने लगेगा, हर दिन टेस्ट करेंगे। इवन एक दिन में संडे को दिन हो सकता है कि 2-2 को टेस्ट करवा दें। टेस्ट का संख्या बढ़ाना पड़ेगा हमको, नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा? आप डाले हैं इस बार वाला? हाँ, आप डाले हैं इस बार वाला 67 वाला? किस बार वाला? हाँ, हम कहाँ डालते हैं, हम कहाँ डालते हैं? पहले डालते थे ना आप भी। अब पहले डालते थे, अब नहीं डालते हैं। अब एज ही खत्म हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे? लोग बहुत लेट से मैं तैयार अभी भी किए हैं जवान, आपको। अभी भी जवान दिखते हैं। हम लोग बहुत लेट से तैयारी करना शुरू किए हैं, तुम लोग तो बहुत कम उम्र में तैयारी करना शुरू कर दिया, बहुत पकड़ लिया तुम लोग, हम लोग को कोई बताने वाला था नहीं। हम लोग बहुत लेट से शुरू किए हैं, उम्र खत्म हो गया। तुम लोग है कि एकदम टाइम पे पकड़े हो। यही अगर कंटिन्यू रह गया ना 2-3 साल पढ़ाई पे, 2-3 साल में कहीं ना कहीं पक्का ज्वाइनिंग हो जाएगा, कंफर्म कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग है। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है बाबू, इतना जान लो। हो सकता है कि तुम जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें सफल ना हो, ऐसे नहीं बोलेंगे, सबको सफलता मिले अपना अपना जगह पर, लेकिन जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वो उस जगह पर सफलता ना मिले, लेकिन पढ़ने पर सफलता कंफर्म मिलेगा कहीं ना कहीं। तो मेहनत करोगे कंफर्म मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, हर हाल में मिलेगा। हो सकता है दूसरे फील्ड में जब चले जाओगे, तुम जिस चीज का तैयारी किए हो वो रिजल्ट नहीं हो सकता है,
लेकिन कहीं ना कहीं तुम जरूर होगा। और अगर रिजल्ट नहीं भी हुआ इन केस, तो भी तुम बाकी से बेहतर होगे। जिस फील्ड में भी जाओगे ना, उस फील्ड में कमाल करोगे तुम, क्योंकि बाकी से तुम बेहतर होगे। तुम्हारा पढ़ाई बहुत ऊपर लेवल का है ये। तो उस जगह पर पढ़ लिख करके कहीं पर भी, जैसे माधुरी है, टीचिंग लाइन में जाना चाह रही है, पढ़ाई की बीपीएससी का, और अब टीचिंग लाइन में घुस रही है। तो टीचिंग लाइन में घुसेगी जिस दिन, उस दिन पता चलेगा कि सब पढ़ाई का कितना महत्व है। उस वक्त ये बाकी से अपने आप को अलग करके रखेगी कि नहीं, हम बिल्कुल अलग हैं, सबसे अलग हैं। जितना आप लोग जानते हैं उससे कहीं ज्यादा वो जानेगी बाकी टीचर्स से, क्योंकि पढ़ाई इसका लेवल ही अलग हो मेरा जाता है। दो ही को उम्मीद है सर, एगो 67 और एक सीडीपी, और उसके अलावा ना कोई फॉर्म भरे हैं। नहीं मैं ठीक है, भरेंगे तुम्हारा अब। टारगेट ठीक है, तुम्हारा टारगेट एकदम बिल्कुल सही, और इस बार रिजल्ट भी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। नहीं सर, हमको पीसीएस निकालना। हाँ तो अच्छा बात नहीं, टारगेट है, टारगेट अलग मैटर है, टारगेट अलग मैटर है, लेकिन जॉब लेना एक अलग हो गया। जॉब जरूरी नहीं है कि हम जिसमें टारगेट लिए हैं वही हो, दूसरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं दूसरा भी होगा। आप उसके बाद भी लगे रहना है, जॉब ले लीजिए, उसके बाद दूसरे में लगे रहिए, इसमें कौन सा दिक्कत है। लेकिन जहां भी जाइएगा सपना इसीलिए चल गए उधर। हाँ हो रही पापा का सपना इसीलिए चल गई टीचिंग लाइन में। वही बात बोल रहे हैं कि जहां भी आप जाइएगा ना, कमाल करिएगा, क्योंकि आपका पढ़ाई अलग लेवल का होता है। पढ़ाई दुनिया में तरक्की करने का सिर्फ से सिर्फ एक जरिया है, पढ़ाई। दूसरा कोई जरिया है ही नहीं। किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी आपको मार्केट में टिकना है, तो मार्केट में आपको पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पढ़ लिख करके अगर आप एक दुकानदारी भी करने लगेगा ना, तो बाकी से आप बेहतर दुकानदार बनेंगे, इतना जान लीजिए। कोई भी चीज में, किसी भी फील्ड में चले गए ना, तो आप बाकी से बढ़िया बनिएगा। देखिएगा एक इंजीनियर वगैरह पढ़ लिख करके क्या करता है, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करता है, प्राइवेट कंपनी में 5 साल 6 साल काम किया, पैसा कमा लिया, और घर आकर के क्या कर रहा है, वो अपना कुछ चीज का व्यवस्था कर दिया है। कोई हो सकता है कि कैटल फार्मिंग करने शुरू कर दिया गया है, कोई व्यक्ति किसान क्या नाम है, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन शुरू कर दिया, कोई व्यक्ति मशरूम का खेती करना शुरू कर दिया, कोई फसल अच्छा खासा लगा करके सेब का खेती कर रहा है, तो वो इंजीनियर है। अब इंजीनियर एक खेती करेगा ना, तो इतना बेहतरीन तरीका से खेती करेगा कि बाकी किसान उसके पीछे रहेगा। वो भी किसान ही होगा, लेकिन बाकी किसान उसके पीछे होगा, वो बहुत आगे होगा, क्योंकि वो पढ़ लिख करके कर रहा है। तो कोई भी काम बिना पढ़े लिखे करने पर वो सक्सेस उतना नहीं हो सकता है जितना एक पढ़ा लिखा सक्सेस होता है। तो बहुत जरूरी है, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं लाइफ में। जितना ज्यादा नॉलेज गेन करिएगा मार्केट से, उतना ज्यादा आपका पकड़ बनेगा पूरे मार्केट में। राजनीति भी अगर कोई उतर जाएगा ना पढ़ लिख करके, तो इतना बेहतरीन राजनीति करेगा जिसका कहा नहीं जा सकता, पढ़ लिख करके। जैसे आप देख रहे होंगे मार्केट में केजरीवाल का कितना छाया हुआ है ना जी। केजरीवाल को पहचानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली का मुख्यमंत्री सर। हाँ, अब सोच लीजिए कि पढ़ा लिखा इंसान कहां तक कर सकता है। नीतीश कुमार बिहार में इंजीनियर है, इंजीनियर हुआ करता था वो व्यक्ति, और वो आदमी एनआईटी चीफ पटना से मिनिस्टर है। पढ़े हैं। हाँ? एनआईटी पटना से पढ़े हैं सर। सोच लो, तो एक इंजीनियर अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा और देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो सब आदमी पढ़ा लिखा आदमी, तो क्या करेगा, उसके अंदर एक सोच अलग हो जाती है जी। आप पढ़ लिख करके बिहार को देखो कितना सुधार दिया 15 साल 20 साल में नीतीश कुमार। जहां पर लोग पढ़ने के लिए जाता नहीं था, बच्चा अगर घर से निकलता था पढ़ने के लिए तो डरता था कि मेरा बच्चा का किडनैपिंग ना हो जाए, वो स्थिति था। बहुत ज्यादा सुधार चुका है। पहले रात में कोई निकलता था नहीं, शाम के बाद, लेकिन अब दिन दहाड़े 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, आराम से रात में घर वापस हो जा रहा है। शादी विवाह के माहौल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बहुत परिवर्तन आ गया है। एक पढ़ा लिखा के पीछे ही होता है सब रीजन। कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाइएगा, पढ़ा लिखा होने के बाद आपको एक मजबूती मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल अशोक के 14 शिलालेख हैं, और 14 शिलालेख में हमने आपको टोटल 7 याद करने के लिए बोला। एकदम आराम से याद हो जाएगा। हम पहला में क्या बोले, पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दूसरा में चिकित्सा का बात किया गया, एकदम शॉर्टकट में याद कर लीजिए। पहला में पशु बलि की निंदा,
सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, और दूसरा में बोला गया चिकित्सा का व्यवस्था, और तीसरा में धार्मिक नीतियां। ठीक है, कंटिन्यू 3 को याद कर लिए। उसके बाद डायरेक्ट आएंगे 7वां और 8वां एक साथ। 7वां और 8वां दोनों में एक ही चीज की जानकारी है, अशोक के धार्मिक यात्रा की जानकारी दी गई है। अशोक ने कहाँ कहाँ धर्म से संबंधित यात्रा किया, इनके बारे में जानकारी है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कौन सा, तो 11वां में क्या है, धम्म की जानकारी दी गई है। अशोक के धम्म यानी कि स्तूप वगैरह के बारे में जानकारी दिया गया है, किसमें, तो अशोक के 11वां में। और 13वां तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 में से सबसे ज्यादा 13वां के बारे में पूछा जाता है। तो 13वां शिलालेख का वर्णन मतलब क्या किया गया उसमें, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो अशोक और नंदराज के बीच। कलिंग का राजा जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी, इसी युद्ध को जीतने के बाद अशोक ने तोसली पर कब्जा कर लिया था, और वहीं से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। और साथ में विदेशी जो भी राजा लोग होते थे, पड़ोसी राजा, उसके बारे में उसमें जानकारी दी गई है। और 14वां में क्या बोला गया, सभी को जीवन कैसा बिताने के लिए निर्देश दिया गया कि भाई आप लोग धार्मिक जीवन बिताइए, इस तरह का लोगों को आग्रह किया गया। ये टोटल एकदम याद कर लेना है हर हाल में। 2 बार 3 बार बिना देखे पढ़िएगा, याद हो जाएगा, और जो याद होगा वही काम आएगा एग्जाम में। बाकी कॉपी में आप भर भर के लिखिए, कोई काम का नहीं होगा, इतना जान लीजिए। कॉपी में भर भर के लिखिएगा ना, कोई काम नहीं आने वाला है। जो काम आएगा वो है आपको याद करना, इसलिए बार बार फोकस करिए। और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको उसी समय कंप्लीट करिए, ना कि हम बाद में करेंगे। बाद में करने वाला परंपरा खराब, और फिर बर्बाद हो गया, फिर कोई फायदा नहीं है उसका। बाद वाला बाद में ही रह जाता है, इसलिए कभी भी नहीं टालना उसको, एकदम जो करना है कर लीजिए फटाक से। तो ये चीज कहलाया अशोक के 14 शिलालेख। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। हाँ, एक चीज नोट में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा अशोक के प्रारंभिक जीवन का वर्णन किस अभिलेख में है, बताइए। अशोक के प्रारंभिक जीवन का वर्णन किस अभिलेख में है। जैसे आपको बताए थे कि अशोक शुरू में क्या था, बहुत घमंडी था, बहुत गुस्सेल था, बहुत ही मतलब कह सकते हैं क्रोधी था, बताए थे, बहुत गुस्सा करता था, लोगों की हत्या करवा देता था। तो इस तरह का बात कहा गया। तो बताइए कौन से अभिलेख में अशोक के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है? 13वां में ही होगा। 13वां में ही होगा, 13 में। 13वां में, 13वां में तो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। तेरहवां में तो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है जी। अरे भाई सिंपल है, 1 से लेके 14 तक में कहीं भी जिक्र नहीं किया, मतलब किसी में नहीं है। ऑप्शन नहीं मारना था, एकदम ऑप्शन ही जाना था। ऑप्शन ही तो है ही ना आपके पास ऑप्शन में, ठीक है। नहीं हमको लगा हृदय परिवर्तन से कम से रिलेटेड होगा कि बचपन का वर्णन होगा, हृदय बाद में। अशोक के प्रारंभिक जीवन का वर्णन किसी भी अभिलेख में नहीं है। अशोक के प्रारंभिक जीवन का जो वर्णन है किसी भी अभिलेख में नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, किसी भी अभिलेख में नहीं पाया जाता है। किसी भी शिलालेख में अशोक के प्रारंभिक जीवन का वर्णन नहीं है। तो ये कहलाया हमारा अशोक का शिलालेख। टोटल 14 शिलालेख है, और ये 14 शिलालेख को पढ़िएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, तो अशोक के स्तंभ को, ठीक है, स्तंभ लेख को हम लोग पढ़ेंगे। इसकी भी संख्या टोटल कितना है? लेख सर 7 है। हाँ, इसकी संख्या टोटल 7 बताई गई है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के बारे में बताया जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसको किसको तैयार किया था, बताइए। 2 ऑप्शन, मतलब 2 रहता है, शायद अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा था। बिल्कुल, बेटा और बेटी दोनों को, बेटा बेटी, अशोक के बेटा बेटी दोनों को। पुत्र का नाम क्या था?
महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। दोनों को श्रीलंका भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पुत्र कौन? तो पुत्र का नाम है महेंद्र, और पुत्री कौन? तो उसका नाम है संघमित्रा। को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ये लाइन याद कर लीजिएगा। अगली बात समझ में? तो बताइए, बौद्ध जो अशोक के जो शिलालेख वगैरह पाया गया था उसको सबसे पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसेप ने, बिल्कुल जेम्स प्रिंसेप ने। कितने में? 1837 में। बिल्कुल 1873 ईस्वी में उसको पहली बार पढ़ा, सॉरी 37 में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था। ठीक है, उसके बाद बताया जाता है कि इसका खोज 1750 ईस्वी में किसने किया था? पैंथलर ने। पैंथलर ने सबसे पहली बार अशोक के शिलालेख का खोज किया था। टी पैंथलर वगैरह का नाम है उसका। टी पैंथलर ने कितना में? 1750 ईस्वी में, 1750 में पहली बार खोजा था, लेकिन उसको पढ़ने का काम सबसे पहले कौन करता है? तो उसको नाम दिया गया है जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में पहली बार उसके शिलालेख को पढ़ा गया था। तो ये सब जानकारी नॉर्मल है, ये सब एकदम याद रखना है। और फिर आपको हम कल बताएंगे कौन सा क्लास, तो वो अशोक का जो स्तंभ लेख है और गुहा लेख है उसके बारे में जानकारी मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।